हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो जो मैंने आपको बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट का सिलेबस बताया था, तो उनसे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनको मैंने इसमें डिस्कस किया है, अच्छे से बताया है। अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर भी बनता है, तब भी आप अच्छे से कर लेंगे। एमसीक्यूज जो पूछे जाएंगे वो किन चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है, वो मैंने इसमें बताया है। वैसे तो मैंने पूरा सिलेबस आपको डिस्कस करके बताया ही था, तो उनसे रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उन सबको मैंने एक्सप्लेन किया है। जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं उन पे मैंने इंपॉर्टेंट टिक भी किया है, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो देखा है थ्योरी वाला, उसके हिसाब से कुछ अनुमान लगा के इसमें मैंने आपको बताया है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कंफ्यूजन होती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले 2019 में जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर का पेपर हुआ था, एक बार उसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर हम लोग को एमसीक्यूज भी देना होगा तो ऐसा नहीं है, हम लोग ने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन होते हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, उनको हमें ज़्यादा जरूर से पढ़ना है। जैसे कि किसी का सन दिया हुआ है और ये थ्योरी किसी ने लिखी है, तो उसमें 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे, या फिर नाम दे दिया जाएगा और थ्योरी पूछ ली जाएगी। तो बस हमें ये चीज़, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसे वैदिक काल है, ये कब से कब तक का स्टार्ट हुआ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो पक्का से सेटिस्फाइड होकर ही जाएंगे। अगर कंफ्यूजन रह जाती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको देखती हूँ, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस, पेपर नंबर फर्स्ट है। टाइमिंग 3 घंटे की थी, जो कि हमारी हो गई है 2 घंटे। और अभी ये नहीं पता है कि डिस्क्रिप्टिव है या फिर हम लोग को एमसीक्यूज देना है। ठीक है, और टाइमिंग, इसके मार्क्स थे 80। अब इसमें हमें पहला खंड आ जो आता था, उसमें पूछा जाता था कि लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन हैं वो उसमें मतलब लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ज़्यादा बड़ा भी ना और ज़्यादा छोटा भी ना हो, हमें मीडियम साइज का, वो मीडियम तरह का हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है, अच्छे से याद रखिएगा। इसमें पहला पूछा गया है मकतब और मदरसा, इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, अब हमें मकतब और मदरसा को एक बार पढ़ना है। अगर हमारा एमसीक्यूज भी पूछा जाएगा तब भी हम कर लेंगे। ओके, बस मकतब और मदरसा को एक बार अच्छे से पढ़ना है, बस उसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन दिए गए हैं उनको एक बार ठीक से समझना है। दूसरा है वैदिक और बौद्ध शिक्षा में समानताएं और असमानताओं का उल्लेख करना है। फिर पूछा गया था वर्धा शिक्षा योजना। इस हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपको एमसीक्यूज भी दिया जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया जाएगा, दिया तो सिलेबस से ही जाएगा ना। वो थ्योरी था और ये एमसीक्यूज है, बस उस थ्योरी में हमें पूरा अच्छे से वो करना होता था। अब इसमें हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ने होंगे, दैट्स इट। ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना, इसको भी आपको पढ़ना है, इसका सिद्धांत क्या था। मैकाले के विवरण पत्र की व्याख्या आपको करनी है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई थी 1986 में, इसमें शिक्षा के लिए क्या प्रस्ताव रखे गए थे, इनके बारे में आपको इसमें बताना होगा। फिर है शिक्षक शिक्षा की समस्याएं और उनके समाधान की विवेचना, ये भी आपको पढ़ना है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, और शैक्षिक मानकों का ह्रास के मुख्य कारण क्या हैं, ये हमें इतने पॉइंट पढ़ने हैं। इसमें एच तक का पूरे इसमें क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का था। ओके, अगर थ्योरी भी आएगा तो इस हिसाब से थोड़ा सा कम पूछ लिया जाएगा। खंड बा दूसरा आता है, खंड बा में भी आपको दीर्घ उत्तरीय लिखना होता है। ओके, इसमें उसमें अच्छा ऊपर लघु था और इसमें दीर्घ है, मतलब लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं उसमें। इसमें सिर्फ 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं, और इसमें एक प्रश्न जो है वो 12 नंबर का है। पहला है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं लिखनी थी। फिर दूसरा है पूछा गया प्राथमिक शिक्षा सुधार है, तो इंटर आयोग जो लगा था उसमें जो संस्तुतियां थी वो क्या थी, उनके बारे में बताना है। सैंडलर आयोग जो 1917 में हुआ था, इसके प्रतिवेदन की विशेषताएं आपको बतानी थी। और सार्जेंट प्रतिवेदन, सैंडलर आयोग और सार्जेंट प्रतिवेदन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जरूर से पढ़ने हैं। आपका एमसीक्यू अगर पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड जरूर से पूछा जाएगा, और थ्योरी भी पूछी जाएगी तब भी इससे रिलेटेड जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, तो उसका था इसमें इंटर आयोग के स्तुतियां बतानी थी, सॉरी, प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु। और इसमें जो प्रतिवेदन दिया है, इसमें हाई स्कूल की जो ये शिक्षा की संस्तुतियां होती हैं, इनका वर्णन आपको करना है। ठीक है, आ गया समझ में।
में, इसमें लॉन्ग आंसर, ये खंड बा में लॉन्ग आंसर है और खंड सा में भी हमारा लॉन्ग आंसर ही पूछा जाएगा। इसमें क्या है, इसमें 2 प्रश्न करने हैं और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का है। इसमें क्या है, मुदालियर आयोग, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया है ना, उसमें डिफरेंस पूछा गया था, तो आपको मुदालियर आयोग पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे एमसीक्यूज हो चाहे थ्योरी है। एमसीक्यूज ही पूछा जाएगा तब भी हाईलाइटेड पूछे जाएंगे, थ्योरी भी पूछा जाएगा तब भी आपको लिखना होगा, तब भी पढ़ना है। शिक्षा आयोग 1964 to 66, इसका प्रतिवेदन शिक्षा का विश्वकोश है। इस कथन से परिप्रेक्ष्य में शिक्षा आयोग का मूल्यांकन क्या है ये भी आपको बताना था। और नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत में उच्च शिक्षा की समस्याएं और उनके समाधान की व्याख्या। देखिएगी ये जो आपका लिखा हुआ है ना 8 नंबर पॉइंट, देखिए ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। ये जो 8 नंबर पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि मैंने पिछले साल का इसकी पिछले उसका देखा था, तो उसमें भी ये पूछा गया था कि उच्च शिक्षा की समस्याएं और समाधान, क्योंकि ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, अगर आप बिना पढ़े भी इसको लिखेंगे तब भी आप लिख लेंगे। और अगर एमसीक्यूज पूछा जाएगा तो आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे 2-3 बार, तब भी आप कर ले जाएंगे। ओके, 9 नंबर है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता क्या है और ऐसा करने में क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर 2019 का है जो पूछा गया था। इस हिसाब से आप आगे अगर एमसीक्यू भी पूछा जाएगा तो अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से पॉइंट हमें ज्यादा पढ़ने हैं, कौन से कम पढ़ने हैं। ओके, अब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं एक बार। इसमें पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था वैदिक काल। ये अगर आप देखिए, मैं ये किस उससे बता रही हूँ, ये जो इजी नोट्स आते हैं ना कानपुर यूनिवर्सिटी के, जो न्यू एडिशन के आते हैं, वो आप ले लीजिएगा। अगर आप नहीं अभी तक लिए हैं तो अगर अब आप बुक लेने की वैसे शायद मुझे मतलब ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे हिसाबों से अब आप इजी नोट ले ले। वैसे अगर आपके पास बुक है तो बहुत ही अच्छा है, अगर लेना भी चाहते हैं तब भी बहुत अच्छा है, आप उस हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे। बट जिस हिसाब से आपके पास टाइम बचा उस हिसाब से आप अगर इजी नोट से भी पढ़ेंगे तब भी आप बहुत सी चीजें कवर कर लेंगे। तो ये मैंने इजी नोट से बताया है। तो वैदिक काल 1 to 8 पेज नंबर तक का दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो आप इसमें क्या है, इसमें अगर क्वेश्चन कुछ हिसाब से पूछा जाएगा तो ये क्या पूछा जाएगा, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य के परस्पर संबंधों का विवेचनात्मक वर्णन करने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर शिष्यों के प्रति उत्तरदायित्व कैसे होते हैं गुरु, उनको बताना पड़ेगा। वैदिक काल में जिस हिसाब से ये चीजें होती थी इसके बारे में बताना पड़ेगा। अब देखिए, वैदिक काल तो इंपॉर्टेंट है ही, ये आपको जरूर से पढ़ना है। अगर आपने वैदिक काल एक बार रीड भी कर लिया तो अगर एमसीक्यू भी पूछ लिया जाएगा तब भी आप उसको पक्का से करेक्ट आंसर करके आएंगे। और आप ये सोच रहे हैं कि अरे मैडम आपका दिमाग अलग, मेरा दिमाग अलग, सबका दिमाग अलग, समझ रहे हैं, लेकिन आप एक बार वैदिक काल पढ़िएगा, जो भी इसमें काल दिए गए हैं सारे काल पढ़ेंगे, बौद्ध काल है, वैदिक काल है, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो सब बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है वैदिक काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। जो वैदिक काल में हमारी एजुकेशन थी उसमें जो भी हमारी विशेषताएं थी उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, या फिर इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए, या फिर इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि इसमें जो व्यवस्था थी इसकी मुख्य विशेषताओं का विवेचन करिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार है तो ये किस सीमा तक प्रासंगिक है, इसके बारे में। अब देखिए ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया था, 2017 में, 12 में, 14 में, 5 में, 8 में, 11 में, 12 में, और ये प्रासंगिक सीमा पूछी गई थी 2019 में। ओके, आ गया समझ में। अब इसमें क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमने वैदिक काल पढ़ा है उसके उद्देश्य क्या होंगे और उसके आदर्श क्या होंगे। ओके, कि उस टाइम पे उसके उद्देश्य क्या होते रहते थे, एम्स क्या होते थे और उसके आदर्श क्या थे, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और जो प्रचलित शिक्षा है वैदिक काल की उसके बारे में पढ़ना है, गुण भी पढ़ना है, उसके दोष भी पढ़ने हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय के कम से कम 5 महत्वपूर्ण आदेशों का उल्लेख करना है और आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उनकी उपयोगिता, वो यूजफुल कैसे हो सकते हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक, अब इसमें कुछ इनसे रिलेटेड ही हमारे अगर पूछे जा सकते हैं कि लघु उत्तरीय अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य पूछा जा सकता है, इसके प्रमुख गुण पूछे जा सकते हैं और इसके प्रचलित शिक्षा के मुख्य दोष भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैंने बोला कि वैदिक काल जो है अगर आपको एमसीक्यूज का पता ही चल जाएगा, आगे जब तक एग्जाम होगा उसके वैसे हमारे हिसाबों से 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा कि थ्योरेटिकल आएगा या फिर हमारा एमसीक्यू आएगा, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अगर एमसीक्यूज आता है तो आपको हाईलाइटेड क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ने होंगे, अगर नहीं तो आप नॉर्मली रीड भी कर लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, एक स्टोरी बना के पढ़िएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है,
इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन और किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं कि वैदिक कालीन उच्च शिक्षा का वर्णन कीजिए। ये वैदिक काल जो है ना, इससे मैं इसमें ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं, जो चैप्टर्स हैं उनके हिसाब से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, किस चैप्टर का किस हिसाब का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पूछा जा सकता है कि समावर्तन और उपनयन संस्कारों का अंतर इसमें स्पष्ट करना है। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विकास और आध्यात्मिक उन्नति करना था, ये भी आपको बताना होगा। इसमें आधुनिक काल में प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा का महत्व भी आपको बताना है, और वैदिक शिक्षा में कक्षा नायकीय प्रणाली के महत्व की विवेचना भी करनी है। तो इस हिसाब के वैदिक काल जितने भी क्वेश्चन थे वो इस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। इसके आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाएगा, आउट ऑफ चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। इस हिसाब में से जो भी क्वेश्चन इसमें 5 दिए गए हैं, लघु उत्तरीय में ऊपर 3 और ऊपर भी दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप अब समझ लीजिएगा कि हमें किस हिसाब से पढ़ना है और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब हमारा आता है बौद्ध काल। बौद्ध काल में भी क्या पूछा जाएगा, बौद्ध काल में भी उसकी विशेषताएं पूछ ली जाएंगी, और बौद्ध काल में क्या योगदान दिया गया था ये पूछ लिया जाएगा। उसके क्या डिसऑर्डर्स हैं, क्या ऑर्डर्स हैं, ये पूछ लिया जाएगा। ये देखिए पूछा गया है विशेषताएं क्या हैं, और स्त्री शिक्षा की भी क्या स्थिति थी वहाँ पे, जब ये काल चल रहा था तो उस टाइम पे जो स्त्री थी उसकी शिक्षा की क्या पोजीशन थी, कि वो जो उस टाइम पे स्त्री पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी, और अगर उसको एजुकेशन मिलती थी तो किस हिसाब से एजुकेशन मिलती थी, इसको बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन करके बताना होगा। नेक्स्ट, वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणालियों की असामान्यताएं बतानी है, और प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के गुण भी बताने हैं और उनसे रिलेटेड दोष भी बताने हैं। ठीक है, और जैसा मैंने बताया अभी कि इसके जो डिसऑर्डर है और ऑर्डर है, इनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो वैदिक काल हो, चाहे वो बौद्ध काल हो, कोई भी काल हो। ठीक है, इसमें अनेक महत्वपूर्ण बातों में ब्राह्मणीय शिक्षा से भिन्न है, तो ये विवेचना। अब अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो इसके बारे में लिखा होगा कि ये लिखा किसने है, ये डेफिनेशन दी किसने है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि राइटर इसके क्या है। आया समझ में। अब लघु उत्तरीय में क्या पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय में जो वैदिक काल है और जो बौद्ध काल है, इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जा सकता है तुलना क्या है, समानताएं और असमानताएं क्या है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। आ गया समझ में। दूसरा मैंने अभी बताया गुण दोष की डिसऑर्डर ऑर्डर, ये भी पूछ लिए जा सकते हैं। फिर है कि बौद्ध कालीन शिक्षा के गुण दोषों का विस्तार से वर्णन करना है। इसमें क्या है, कमियां बतानी है कि कमियां किस हिसाब की थी, और स्त्री की स्थिति उस टाइम पे जो एजुकेशन थी वो उसकी स्थिति क्या थी, पवज्जा से क्या आप समझते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, बौद्ध कालीन शिक्षा में पवज्जा संस्कार का क्या वर्णन करना है, ये आपको बताना। तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किस हिसाब से हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय का भवन किस हिसाब से हुआ, इसके बारे में पढ़ना है कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है ये किस हिसाब से बढ़ी, किस हिसाब से इसमें आगे आगे चीज़ें डेवलप होती गई, और इसमें उपसंपदा और बिस्मिल्लाह से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी पढ़ना होगा। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं और ज़्यादा शॉर्ट नहीं लिखना है, इसमें मीडियम तरह का आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट है मध्यकाल। मध्यकाल में दीर्घ और लघु में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीर्घ में पूछा जा सकता है, पहले तो ये देख लीजिएगा, मुस्लिम युग में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ और उसमें विशेषताओं के साथ इसका मूल्यांकन कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन पहला पूछा गया, इस हिसाब से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, अब लघु उत्तरीय में अगर पूछा जाए तो जैसा अभी मैंने ऊपर बताया, उद्देश्य है, प्रबंधन इसमें किस हिसाब से हुए, विशेषताएं क्या है, इसमें दोष क्या है, इसका मूल्यांकन कैसे होगा, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चंस मुझे ये तो बिल्कुल नहीं बताने हैं कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैं अभी बता रही हूँ, और मैंने आपको जो बताया कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगी, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन देखिए घूम फिर के पूछे ही जा रहे हैं, वही चीज़ पूछी जा रही है, और ये देखिए लिखा भी है आगे सन, किस सन में ये पूछे गए। तो इसमें मैं नहीं बताऊंगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस्लामिक शिक्षा के दोष बताने हैं, इसमें गुण बताने हैं मुस्लिम शिक्षा के, वही ना, इसमें जो भी हमारा, और देखिए जो हमारा क्वेश्चन उसमें पूछा गया था 2019 में, वो इसी से पूछा गया था, मकतब और मदरसा शिक्षा ये होती क्या है, इससे उल्लेख करिए। ओके, और मुस्लिम शिक्षा में जो स्त्री शिक्षा थी उसकी क्या पोजीशन थी ये बताना है। अब लघु उत्तरीय में भी यही पूछ लिया जाएगा। देखिए मकतब और मदरसा पूछ लिया गया, और धार्मिक और सांसारिक शिक्षा का मिलाप इसमें किस हिसाब से हुआ, और शिक्षा की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में आपको बताना होगा कि प्रेजेंट में किस हिसाब से ये इसकी शिक्षा चल रही है। ओके, नेक्स्ट में क्या है, मैकाले के विवरण पत्र और बेंटिक का संकल्प 1835 में जो हुआ, इसमें दीर्घ में क्या पूछ लिया जाएगा,
पूछा जाएगा प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या था। मैकाले के विवरण पत्र में इन जो ये विवाद हुए हैं इनको किस प्रकार से अंत दिया गया। ओके, इनका अंत कैसे किया गया ये तुमको बताना होगा। ओके, अंग्रेजी भाषा के पक्ष में दिए गए तर्क को प्रस्तुत करना है। मैकाले भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक था। आप इस विचार में क्या कहना चाहते हैं और क्या आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, आप तर्क करिए। अगर एमसीक्यू पूछा जाएगा तो मैकाले से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें पढ़ लीजिएगा, हाईलाइटेड चीज़ें सन पढ़ लीजिएगा और उसने कब किस टाइम पे कौन सा काम किया ये पढ़ लीजिएगा। ओके, इसमें क्या है, इसमें प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या है ये पूछा गया है। मैकाले का अंग्रेजी पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना होगा, आलोचना और दोष बताने होंगे और इसमें मैकाले के ने क्या देन थी ये भी आपको बताना है। मैकाले के विवरण पत्र में भारत में शिक्षा के इतिहास को नई दिशा प्रदान करी थी, इसको संक्षेप में बताना है कि किस हिसाब से प्रदान करी थी। आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास में मैकाले विवरण पत्र का महत्व क्या है ये भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट में है कि मैकाले के विवरण पत्र का आलोचनात्मक वर्णन कर दिए और इनकी जो शिक्षा है इन पर आपको प्रकाश डालना होगा। ओके, मतलब आपको इसमें बताना होगा ब्रिटिश सरकार भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने में पूर्णतः असफल रही है। आप इस कथन से भी क्या समझते हैं इसमें भी आपको बताना होगा। अब लघु उत्तरी में क्या है कि इसमें जो अभी मैंने आपको बताया कि जो अंग्रेजी के पक्ष में तर्क से आप क्या समझते हैं ये भी इसके बारे में पढ़ना है। निस्पंदन सिद्धांत जो है इसके बारे में आपको बताना है। विद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति की घोषणा की विवेचना करनी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति क्या है और बेंटिक की शिक्षा नीति की प्रमुख बातें क्या थी, विशेषताएं क्या थी और इसकी व्याख्या भी आपको करनी है जो ये इन्होंने विवरण पत्र दिया था मैकाले ने। आया समझ। मैकाले में आपको क्या ज़्यादा फोकस करना है कि जो इन्होंने अंग्रेजी के पक्ष में तर्क से कहा था उसके बारे में आपको पढ़ना है और जो आपको इसमें ब्रिटिश सरकार जो इसमें असफल रही थी जिस टाइम पे इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है। ठीक है, आप ये चीज़ ज़रूर से समझिएगा कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा चाहे वो एमसीक्यू हो और चाहे वो थ्योरी हो। नेक्स्ट है एडम रिपोर्ट और इसकी सिफारिशें। इसमें क्या पूछा जाएगा कि एडम रिपोर्ट जो है इससे आप समझते क्या हैं, इसमें इनके गुण क्या हैं और इसमें इनके दोष क्या है, इसमें और कुछ भी नहीं है। एडम के बारे में क्या समझते हैं, उसकी प्रगति कैसी हुई, उनकी सिफारिशों की विवेचना आपको करनी होगी और एडम की जो जब से जिस टाइम से लेकर के जिस टाइम तक की काम हुआ है उस टाइम तक का आपको टिप्पणी लिखनी होगी। जैसे देखिए लिखा हुआ है। ओके, और ये चीज़ें आपको विशेषताएं वगैरह इनकी योजनाएं वगैरह बतानी होगी। अब है वुड का घोषणा पत्र 1854। ये दीर्घ और लघु उत्तरी इसमें क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें ये पूछा जाएगा कि जो वुड ने घोषणा पत्र दिया था इसके संबंध में आप इससे समझते क्या है और इससे रिलेटेड आप सुझाव क्या देना चाहते हैं और उसमें सुझाव क्या दिए गए थे। ठीक है, आपका सुझाव भी पूछा जाएगा जो कि आपने पहले से पढ़ रखा होगा। वुड के आदेश पत्र के कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां हैं जिनको चिन्हित करना होगा और आधुनिक भारत में जो एजुकेशन है उसके लिए क्या उपयोगी सिद्ध हो सकती है ये वुड की घोषणा पत्र। ओके, अब इसमें लघु उत्तरी में क्या है वही चीज़ कि उनसे क्या समझते हैं, सिफारिशें का वर्णन आपको करना है, घोषणा पत्र के शैक्षिक सुधारों का संक्षिप्त विवरण भी आपको करना है। ओके, वुड के घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय और क्रमबद्ध शिक्षा के संबंधित सुझाव बताने हैं। इसमें जैसा अभी मैंने बताया आपको सिर्फ इसका घोषणा पत्र पढ़ लेना है और सारा जो भी है घोषणा पत्र से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, घोषणा देखिए कहीं हर जगह घोषणा पत्र है, आप एक बार इसको अच्छे से क्लियरली पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट में भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग 1882 में जो हुआ था इसमें विवेचन करना होगा हंटर आयोग का कि किस हिसाब से इसमें समीक्षा करी गई है उसकी बातें आपको बतानी है। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी ये आपको बताना है। इन्होंने सुझाव क्या दिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में, प्रशिक्षण और स्नातक प्रशिक्षण के संबंध में हंटर आयोग के क्या सुझाव हुए, स्त्री और उच्च शिक्षा के संबंध में हंटर आयोग ने क्या सुझाव दिए, हंटर आयोग की सिफारिशों की समीक्षा किस हिसाब से हुई जो ऊपर मैंने बताया ये बताना है। प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु हंटर आयोग की प्रमुख संस्तुतियां क्या, मतलब कि इसमें इन्होंने क्या किया।
इंटर जो हंटर आयोग है इसकी नियुक्ति और इसके आयोग के उद्देश्यों पर प्रकाश आपको डालना होगा। ये भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में क्या है, इसकी शिक्षा नीति का उल्लेख बताना है, उल्लेख करना है, इन्होंने क्या योगदान दिए हैं। देखिए इनका मूल्यांकन, जो शिक्षा नीति इन्होंने करी है ना, उनसे रिलेटेड ही आपको संक्षेप में भी लिखना होगा और आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर भी देना होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड शिक्षा नीति को आपको स्पष्ट करना होगा। प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड कर्जन के क्या सुझाव थे ये आपको बताना होगा। नैतिक शिक्षा संबंधी कर्जन की नीतियां क्या थी और इसमें कृषि शिक्षा संबंधी कर्जन की नीति क्या थी, इसको भी स्पष्ट आपको करना होगा। ओके, और इनकी जो शिक्षा नीति 1904 में थी, इसकी विशेषताएं बतानी होगी। अगर गुण दोष होंगे तो आपको गुण दोष भी इसमें पूछ लिए जा सकते हैं, अगर आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आएगा तब भी। ठीक है, गोखले बिल पर संक्षिप्त आपको वर्णन करना होगा कि गोखले बिल क्या था। गोखले बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोखले बिल जरूर से पढ़ना। ठीक, नेक्स्ट है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग 1917 में हुआ था। इसमें मैं आपको अपने ही तरफ से बता दे रही हूँ, सैडलर आयोग में कुछ भी नहीं ऐसा पूछा गया है। मैंने क्वेश्चंस पीछे देखे हैं सैडलर आयोग में, हाँ मतलब कुछ भी इन द सेंस समझ रहे हैं कि इस हिसाब से एक्सप्लेनेशन में नहीं पूछा गया, बट क्वेश्चन जरूर पूछा गया। सैडलर आयोग में ये पूछा गया है कि सैडलर आयोग ने जो भी चुनौतियां दी थी, ठीक है, उस हिसाब से मतलब उनके द्वारा जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी बातें बोली गई थी वो सुझाव आपको लिखना है, जो भी उन्होंने सुझाव दिए थे। ठीक है, और इनकी सिफारिशें जो थी इन पे आपको प्रकाश डालना होगा। ठीक है, मतलब इसमें आपको बताना होगा। सैडलर आयोग के माध्यमिक शिक्षा में किन दोषों को उजागर किया इन्होंने, माध्यमिक शिक्षा में सुधारे तो इन्होंने क्या किया, कोलकाता विश्वविद्यालय शिक्षा से रिलेटेड सैडलर आयोग के सुझाव क्या थे, सैडलर आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में क्या समझाया। ठीक है, ये भी आपको बताना है। जो 1917 में इसका हुआ था, इसके प्रतिवेदन की विशेषताएं बतानी है आपको। अभी तक की जितने मैंने चैप्टर बताती हैं उन सब में विशेषताएं, गुण दोष, ये देखिए कॉमन है, पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, कोलकाता आयोग वाला जो चीज़ है उसके बारे में आपको गठन पढ़ना है, गठन कब हुआ, क्यों हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ और इसका संक्षिप्त वर्णन आपको बताना है। ठीक है, और आयोग की नियुक्ति के कारण क्या थे। जो ये आयोग हुआ था सैडलर आयोग, इसका अगर नियुक्त किया गया था तो क्यों नियुक्त किया गया था, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी शिक्षा 1937 में हुई। तो बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण विधि की व्याख्या आपको बतानी है। इसमें आपको लघु उत्तरीय बताना है, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या है। नेक्स्ट बताना है बुनियादी शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट बताना है बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण विधि पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट बताना है बुनियादी शिक्षण पद्धति का वर्णन करिए है। ठीक है, और बुनियादी शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताना है और उनसे रिलेटेड सिद्धांत बताने हैं, उद्देश्य बताने हैं, इनका प्रत्यय की व्याख्या करनी होगी, बुनियादी बेसिक शिक्षा के मूल सिद्धांत बताने होंगे। मेनली इसमें आपको जो भी विशेषताएं हैं, जो भी गुण दोष हैं, इनके बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा उनकी विशेषताओं पर वर्णन डालिए। ठीक है, उनका वर्णन करिए। ओके, रूपरेखा और नामांकन इनका भी करना है। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है सार्जेंट प्रतिवेदन 1944 द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर की गई संस्तुतियों का वर्णन करिए। हाई स्कूल शिक्षा टाइम पे जैसा अभी देखिए, मैंने आपको 2019 का पेपर अभी जो एक्सप्लेन किया है उसमें पूछा गया था कि हाई स्कूल शिक्षा पे इसकी संस्तुतियाँ क्या थी, आपको बताना था। तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा पे आपको बताना है और अध्यापक प्रशिक्षण पे बताना है। ठीक, अब इसमें सार्जेंट रिपोर्ट 1944 पे आ गई है। तो सार्जेंट रिपोर्ट में इसका बस आपको गुण दोष पढ़ना है और विशेषताएं पढ़नी है, और हाई स्कूल पर जो संस्तुतियां करी गई हैं ये पढ़ना है। सार्जेंट रिपोर्ट ज़्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है, बहुत इजी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग था 1948 टू 49, आपको पता है अगर एमसीक्यूज आता है ना तो आपको सबका ये जरूर पढ़ना होगा, है ना, ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग 1948 टू 49। ठीक है, इसके बारे में क्या पढ़ना है, इसके बारे में कौन कौन से सुझाव दिए गए, कौन कौन से सुधार किए गए हैं इसमें जो आयोग हुआ था, और जो राधाकृष्णन है उन्होंने अपने क्या सुझाव दिए हैं विश्वविद्यालय की शिक्षा से रिलेटेड, आपको ये बताना है। इसमें विशेषताएं क्या थी, आयोग में किस हिसाब के सुझाव मिले हैं, और अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी जो भी सुझाव हैं वो भी आपको बताने होंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, अच्छे से पेपर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है छात्र कल्याण और चरित्र निर्माण से संबंधित आयोग का सुझाव, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको कहीं क्वेश्चन में देखा था, आप ये कहीं क्वेश्चन था। ठीक है, और महिला शिक्षा, अब ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए कि पहले टाइम पे महिला शिक्षा किस
हिसाब से थी और किस हिसाब से इन्होंने बताया है, उन पे आपको सुझाव बताना है। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग के प्रमुख दोष बताने हैं, इन्होंने क्या सुझाव जो दिए थे वो वर्णन करना है, और उच्च शिक्षा के स्तर पर उठाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए। ठीक है, और इसमें अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछ लिया जा सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की शिक्षण मानदंड के लिए सिफारिशें क्या थी। ठीक है, और इनके अगर पूछा जाए कि राधाकृष्णन ने क्या क्या की चीज़ें करी हैं, तो आप इनके नॉर्मली आप उद्देश्य ही पढ़ डालिएगा तो पूरा आपका जो ये चैप्टर है समझ आ जाएगा। ओके, अब इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग जो लिखा हुआ है 1952 टू 53, इसमें क्या है, इसमें भी इन्होंने सुझाव क्या किया। देखिए इन सब में क्या है ना, इसमें मेन आपको याद रखना है, विशेषताएं पढ़नी है, गुण दोष पढ़ने हैं, और जो ये आयोग हुआ ये कब से कब तक का हुआ है और ये हुआ क्यों है। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट जो आपको जिन पे ज़्यादा फोकस डालना है और कुछ करना ही करना नहीं है। इसमें नॉर्मली आपको विशेषताएं पढ़नी है, किसने क्या सुझाव दिया है, जो इसकी शिक्षा है वो पहले थी कैसे, अध्यापक इसको किस हिसाब से आपको समझा सकते हैं, और जो ये मुदालियर आयोग है इससे रिलेटेड आप चीज़ें क्या समझते हैं, बस कुछ नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट है शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग 1964 टू 66, इसमें लघु में आया है शिक्षा के विभिन्न स्तरों के संदर्भ में कोठारी आयोग के सुझाव की विवेचना, और इसमें कारणों का वर्णन करना है। आयोग जो है इसकी शिक्षा प्रणाली, अध्यापक स्तर और प्रशिक्षण से संबंधित सुझाव बताने हैं, प्रवेश शिक्षा के अवसर और समानता और इससे रिलेटेड सुझाव बताने हैं, विद्यालय के पाठ्यक्रम, अध्ययन पद्धतियां, निर्देशन और मूल्यांकन से रिलेटेड जो सुझाव हैं वो बताने हैं। कोठारी आयोग द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव ये सब बताने हैं। कोठारी आयोग की विशेषताओं को किन किन तथ्यों के आधार पर आंका जा सकता है ये बताना है, और जो ये हमारे लघु में क्वेश्चन अभी तक के पूछे गए हैं इनका ही वो दीर्घ में पूछे गए हैं, इनका ही शॉर्ट पूछा गया है लघु में। ओके, आपको इसमें त्रिभाषा सूत्र भी याद रखना है क्योंकि ये मैंने कहीं पीछे देखा है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई हेतु कार्यक्रम 1992 में जो हुआ, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला अभी मैंने आपको 2019 वाले पेपर में बताया था। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुआ था, तो इस पर आपको प्रकाश डालना है। इसकी विशेषताएं क्या थी, असामान्यता इनकी कैसे दूर हुई थी, इसमें मुख्य तत्व क्या थे, इनको स्पष्ट करना है। इनकी शिक्षा नीति के विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप कैसे दिया गया है ये भी आपको बताना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं अभी मैंने बताया, इनको कैसे किस हिसाब से योगदान दिया गया है, शैक्षिक स्तरों से गिरने के क्या कारण है, शैक्षिक स्तर में ह्रास के मुख्य कारणों का वर्णन करना है, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करना है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आप क्या समझते हैं, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा हेतु सुझाव का वर्तमान में कहाँ क्रियान्वित किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा के लिए क्या प्रस्ताव रखे गए हैं। आया समझ, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन से यहाँ तक पढ़ना है। अब इसमें पूछा जाएगा स्कूल शिक्षा है तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, क्लियरली बता रही हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको अगर पढ़ना है तो सिंपली आपको इसकी सिर्फ विशेषताएं पढ़ लेनी है, और इसमें आप विशेषताएं पढ़ेंगे तो विशेषताओं से रिलेटेड ही ये चारों पॉइंट पूछ लिए जाएंगे। उद्देश्य विशेषताएं वही चीज़ हो गई, आप वही चीज़ सारी पढ़ लीजिएगा। ओके, बस आपको ये याद रखना है कि 2005 में हुआ। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा, इसमें क्या है, इसमें प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से आपको क्या समझ में आता है, इसके गुण क्या है और इसके दोष क्या है, ये ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्या थी, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हो कैसे सकती हैं, मतलब कैसे हैं और इसको हल कैसे किया जा सकता है। इसकी जो समस्याएं उनको संक्षिप्त में लिखना होगा आपको, और जो इसमें समेकित अभिगम है इनका भी आपको तात्पर्य बताना होगा। मोस्टली आपको इसमें जो प्राथमिक शिक्षा दी गई है इनके बारे में एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेना होगा। उसके अंदर उद्देश्य भी पूछ लिया जाएगा, उसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं, वर्तमान शिक्षित स्थिति में विवेचना क्या है, संवैधानिक व्यवस्था क्या है, ये सब आपको इसमें बताना होगा। ओके, अब इसमें माध्यमिक शिक्षा के बारे में आ गया, जो कि आगे लिखा हुआ है कि इसकी समस्या बतानी है, इसके स्वरूप बताना है, इसका विशेषता बतानी है, इसके गुण बताने हैं, इसके दोष बताने हैं। 1965 टू 66 में किन सुझावों को अपनाया गया इनके बारे में बताना है, और इस संबंध में कोठारी आयोग के सुझाव भी दिए गए थे, ये मैंने पढ़ा था, तो आपको इसके संबंध में कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए ये भी आपको पढ़ना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके,
नेक्स्ट है हमारा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में दीर्घ में अगर पूछा जाएगा तो विश्वविद्यालय संप्रभुता से आप क्या समझते हैं ये पूछा जाएगा, इसकी क्या समस्याएं ये पूछा जाएगा। शिक्षा आयोग 1964 टू 66 ने विश्वविद्यालय संप्रभुता को किस प्रकार परिभाषित किया है, इस क्षेत्र में विश्वविद्यालयों द्वारा किन प्रमुख समस्याओं का अनुभव किया जा रहा है। ओके, विश्वविद्यालय संप्रभुता से आप क्या समझते हैं ये पूछा जाएगा। इसमें राधाकृष्णन ने क्या विचार दिए थे ये आपको बताना है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं इनका भी उल्लेख करना है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ ये भी समस्या से रिलेटेड, ये भी समस्या से रिलेटेड, इसमें दोष बताने हैं, इसमें विशेषताएं बतानी है। आप इतना कुछ भूलिएगा नहीं, आप नॉर्मली आप चैप्टर को अच्छे से अगर पढ़ भी लेंगे तो आप इतना तो पता ही है कि उस टाइम पे क्या था, अब क्या है, बेरोजगारी की क्या चीज़ें थी, स्त्री की शिक्षा एजुकेशन की पोजीशन क्या थी, ये सारी चीज़ें आप बता ले जाएंगे। ओके, अब है अध्यापक शिक्षा। अध्यापक शिक्षा में क्या पूछा गया है, प्रशिक्षण संस्थाएं किन समस्याओं से ग्रसित हैं, इनका प्रभाव संस्थाओं के विकास पर किस प्रकार पड़ता है, और जो ये शिक्षा आयोग 1964 में हुआ इनकी संस्तुतियों की समीक्षा करनी है। ठीक है, इसमें कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया, और जो माध्यमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण संस्थाओं में कोठारी जो आयोग था उसने क्या सुझाव दिया है, और प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण संस्थाओं के संबंध में इसने सुझाव दिया है। भारत में शिक्षकों को की कार्य और सेवाओं की दशा में किस प्रकार की समस्याएं हैं, उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है, ये आपका पूछ लिया जाएगा दीर्घ में। शिक्षकों के कार्य और सेवा शर्तों से संबंधित समस्याओं का वर्णन करना होगा। मुदालियर आयोग ने अध्यापकों की दशा सुधारने के संबंध में क्या सुझाव दिया है। अध्यापक शिक्षा से पृथकता से क्या आप समझते हैं, इसको उल्लेख करना है। कोठारी आयोग से रिलेटेड जो भी इस मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बताने हैं। उद्देश्य है आपको समस्याएं बतानी है, और इसमें प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षक जो है उसमें अंतर बताना है कि प्रशिक्षित कौन होते हैं और अप्रशिक्षित कैसे होते हैं। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा में क्या बताना है, इसमें समस्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है, उद्देश्य बताना है, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर टिप्पणी डालनी है। देखिए आपको इतना कुछ टफ नहीं बताया जा रहा है इसमें, और ना ही इतना इजी बताया जा रहा है। आप अगर पढ़ना चाहें तो मीडियम लेवल में आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा और खुली शिक्षा, इसमें क्या है, इसमें दूरस्थ शिक्षा का अर्थ क्या होगा कि दूरस्थ शिक्षा अगर हम करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, इसमें उद्देश्य क्या होंगे, इनकी विशेषताएं क्या होंगी, और इनके साधन क्या होंगे। मुक्त शिक्षा का भी अर्थ क्या होएगा, इनकी सीमा बतानी होएगी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्य कौन कौन से रखे जाएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस है क्या दूरस्थ शिक्षा की। ओके, इसमें तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा पूछी गई है। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा में आपको इसमें टिप्पणी लिखने के लिए भी दे दी जा सकती है, इनकी इंपॉर्टेंस भी पूछ ली जा सकती है, और इनकी अगर समस्या है तो उन पर भी आपको प्रकाश डालने के लिए बोला जा सकता है। गुणों की वृद्धि और राष्ट्रीय और राजकीय अभिकरण, इसमें क्या है, केंद्रीय शिक्षा विभाग के कार्य का उल्लेख करना है। केंद्रीय सरकार के शैक्षिक उत्तरदायित्व क्या है ये बताना है, और उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, किस हिसाब के संगठित प्रकार करने, प्रशासन तंत्र किस प्रकार से संगठित होना चाहिए ये बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार की सलाहकार समितियां कौन कौन सी होनी चाहिए, तो किन्हीं 3 का आपको वर्णन करना है। समितियां वहां पे लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा। भारत के राज्यों में शिक्षा के प्रशासकीय स्वरूप पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय प्रावधिक शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद के कार्यों का उल्लेख करना है, लघु में ये पूछा जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ये NIEPA है, मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान है, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है NCTE, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। शिक्षा निदेशक के कार्यों का उल्लेख करना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको इसमें क्लियर से करने हैं। ओके, अब इसमें 25.25 मार्क क्या है, NCERT, NCTE और NAAC। देखिए नेक, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये जो हमारा NCTE है और जो हमारा ये NCERT है, इनसे रिलेटेड ही आप पॉइंट पढ़िएगा, और आप कुछ भी मत पढ़िएगा। ओके, इससे रिलेटेड इतना कुछ खास नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछ लिया जा सकता है तो ये पूछ लिया जा सकता है कि जो NCERT या NCT है, इसके पाठ्यक्रम प्रारूप में व्यवहारिक उपादेयता का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि जो NCERT है इसका इंपॉर्टेंस कितनी है, इसके लक्ष्य क्या है। अब इसमें NCERT देखिए लिखा है डाइट, अब ये सब आप आराम से पढ़ लेंगे, ये इतना टफ नहीं होएगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी लिया जाएगा तब भी आपको पता चल जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण का अर्थ बताना होगा, उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी वो बतानी होंगी, उनके उपाय बताने होंगे, और सुझावों का उनका वर्णन करना होगा। कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है लोक जुम्बिश परियोजना, इस पे आप पढ़ लीजिएगा, इट्स important question. Okay, next question is
सब वही है ना, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, इसमें क्या है, शिक्षा का व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके आप अगर ये नई शिक्षा अगर व्यवस्था लागू होती है तो उसमें अगर कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें प्रवृत्ति जो है उन पे आपको विचार डालने होंगे, व्यवसायीकरण से आप समझते क्या हैं, इनकी अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो किस हिसाब से आप दूर कर सकते हैं, इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इनके बारे में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसमें क्या है, इसमें सर्व शिक्षा अभियान से दूसरे चरण को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्यों रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लेना। ओके, इसमें यह भी पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना भी है। RMSA मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है, इसकी संस्तुतियों के बारे में भी पूछ लिया जाएगा। और तीसरा चरण जो है, तीसरा चरण कौन कौन से राज्यों में प्रारंभ किया गया है और क्यों किया गया है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान पे संक्षिप्त व्याख्या पूछ ली जाएगी, जो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप सब कर लेंगे, मुझे पता है। ये तो बहुत ही ईजीस्ट क्वेश्चन है, लास्ट में ये आराम से कर लेंगे। अब इसमें निजीकरण और वाणिज्यीकरण आता है। और निजीकरण से आपको क्या पूछा जाएगा, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानि क्या है, और इसकी रुकावटें क्या हो सकती हैं, और इनके जो दोष हैं वो क्या हो सकते हैं, विशेषताएं पूछ ली जा सकती हैं। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें पूछा जाएगा परीक्षा सुधार। परीक्षा सुधार में क्या है, इसमें परीक्षा सुधार की आवश्यकता, देखिए लास्ट के मैंने जो 3-4 पॉइंट बताए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, परीक्षा सुधार की क्या आवश्यकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षा सुधार में कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं, इनके दोषों को दूर करने के लिए क्या सुधार किया गया है, बाधक तत्वों का वर्णन करना है आपको, और बीएड द्विवार्षिक कार्यक्रम में 4 परीक्षा परिवर्तन लिखिए, ये आपको बताना होगा। तो ये अगर देखिए, अगर MCQ आएगा ना तो ये नहीं पूछा जाएगा, जो ये लास्ट में है। देखिए 30, 29, 28, ये जो क्वेश्चन है 28 तक का, ये थोड़ा मतलब उस हिसाब से अगर बोला जाए तो नहीं पूछे जाएंगे। अगर लिखने के लिए आएगा तो भले पूछ ले जाएं, वरना अगर हम बात करें उसकी MCQs की, तो शायद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछे जाएं, और अगर पूछे भी जाएंगे तो बहुत ईजी होंगे, आपको पता होंगे, ठीक है। जो आप नहीं बता पाएंगे, जो आपको टफ लगते हैं, वो बस अभी जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो चीज़ें आपको बताई हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ज़रूर से पढ़ना है। अब बताएं, आप ये सब चीज़ें हो गई, अब आप पक्का से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको जो ये सिलेबस मैंने दिया है ये आपके लिए सुटेबल है क्या, और अगर है सुटेबल तो आप लिख दीजिए। तो इससे रिलेटेड, और अगर आपको जो हमारे नोट्स हैं वो आपको अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकती हूँ। अगर मेजॉरिटी रहेगी तो मैं उस हिसाब से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, इसलिए क्योंकि अभी मतलब मेरे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रही हूँ किसी चीज़ की, तो मुझे भी एग्ज़ाम देना है, तो इसलिए आप बताएंगे तो मैं उस हिसाब से टाइम शेड्यूल बना करके आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मेजॉरिटी के हिसाब से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपका 6 को एग्जाम है बीएड का, तो मैं बीएड से रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो मैं प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिए और बताइए कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो यस लिखिए, और अगर आपको आगे कंटिन्यू वीडियो चाहिए, आपको इनसे रिलेटेड नोट्स चाहिए कि हाँ MCQs और थ्योरी अगर दोनों तरह का भी आएगा तो मैं दोनों तरह से क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप उसके लिए बोलिए कि अगर आपको चाहिए तो हाँ आप उसमें लिखिएगा, ओके, कमेंट करिएगा। तो आपको PDF अगर चाहिए, टेलीग्राम की लिंक हमारी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप हमारा चैनल एक बार देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन अब आपके पास पहुंचता रहे इसलिए, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच, लाइक करना, और आपका पेपर अच्छा जाए ये होप है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, ध्यान रखिएगा अपना।